तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे मैं आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का जो 6 to 12 का सीरीज है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ विद रेफरेंस टू नितिन सिंघानिया सर एंड एनसीईआरटी। तो दिस टॉपिक और दिस पार्ट इज important फॉर योर ऑल पीएससी एग्जाम लाइक असम पीएससी, उड़ीसा पीएससी, एमपी पीएससी, डब्ल्यूबीसीएस, वेस्ट बंगाल पीएससी, यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी एंड any state PSC. If you are preparing for any of the state PSC, then this is the highly recommended सीरी प्ले लिस्ट फॉर यू। क्यों मैं प्ले लिस्ट बोल रहा हूँ कि विद करंट अफेयर्स जो जो डेट अभी अपडेट होने वाला है मैं वो सब भी अपडेट करूंगा ये प्ले लिस्ट के अंदर। तो ये प्ले लिस्ट पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स के लिए आपको किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक सो। लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके साथ शुरू करता हूँ। पेन ले लेता हूँ पहले। सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। सोशल साइंस इनका कलर चेंज कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए इजी होगा। तो सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ प्रोडक्ट एंड सर्विस आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंज्यूम। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इस दोनों में फर्क है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द सोशल साइंस, मींस मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बट व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज ए huge collection of interconnected production, consumption activities that aid in allocation of scarce resources. इकोनॉमिक्स से स्टेल अबाउट मीन्स आपके पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स को कॉन्ज्यूमेट करने के बाद आप कैसे यूज करोगे, दैट इज इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? एंड दैट इज द मैक्सिमम आउटपुट मीन्स किसी भी चीज को आप अपने पास, आपके पास जो रिसोर्स है उसको यूज करके आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालोगे, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स एंड द प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू दैट, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। आई थिंक एम आई क्लियर? पहले क्या होता था, पहले बाटा सिस्टम चलता था। मतलब आप मुझे एक चीज दो, जैसे आप देख रहे हो, आप मुझे क्या दोगे? आप मुझे मैं व्हीट बेच रहा हूँ और आप गोट बेच रहे हो, तो मैं कहूंगा 50 किलो वेट के बदले में आपका वो जो गोट है वो मुझे चाहिए। तो चेंज हो गया। बट क्या होता है, मैं जो 50 kg वेट लेने वाला हूँ वो पेरिसेबल गुड है, मतलब वो किसी भी कुछ दिन जाने के बाद खराब हो जाएगा। अब हमारे पास इतना अच्छा जो फ्रिज तो नहीं था ना, तो हमको ऐसे ओपन में रहना पड़ता। तो उस टाइम क्या होता था, आपको 50 kg लेना पड़ेगा विथ एक्सचेंज ऑफ दैट गोट। आप तो ऐसे नहीं कह सकते नहीं 25 kg तो मैं गोट काट के आपको दे रहा हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ द बकरी? आप बीच में से काटोगे उसको देते हुए तो यूज नहीं होगा ना। तो पेरिसेबल गुड्स जब होता था, मतलब जो गुड्स ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं करा, ऐसे गुड्स की एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता था। तो वो जो एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता है उसको काउंटर करने के लिए ये जो कॉइन सिस्टम आता है, कॉइन सिस्टम आया था। और जब से कॉइन सिस्टम आया वही भी इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा। और इकोनॉमिक्स के अंडर जो मतलब वो कॉइन सिस्टम इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा, कैसे यूज करेगा, वैल्यू ऑफ दिस, what is means exchange value of that coin. Like you hear about that from Indus Valley civilization we used, not Indus Valley civilization, like यूनेस्को और जो कुषाण जो डायनेस्टी था, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन, मतलब सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन को स्प्रेड किया था। बस सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जो पहले प्रोड्यूस किया था वो इंडो ग्रीक था। तो ये सब आपने पढ़ा होगा स्ट्रीम। तो बस इसके साथ ही मैं इसका जो मतलब अब जो अंदर की बात है वो बोलने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट is economy is three types. One is market economy and one is mixed economy, one is command economy. इसको समझते हैं ठीक से। ठीक है, what is market economy or what is capitalist economy? This is called capitalist list means that the party or the private party is controlling the all the certain things means एक, जैसे क्या बोलेंगे, जो यूएसए है और जो यूरोपियन जो स्टेट्स है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मींस ऑल द थिंग्स व्हिच आर देयर इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट। हाँ, गवर्नमेंट का कोई उधर हस्तक्षेप जो बोलते हैं ना हमारे बंगाल में, और गवर्नमेंट उधर कोई एंट्री नहीं कर सकता। पूरा इज कंट्रोल्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो उधर क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने एक्सप्लोइटेशन शुरू किया था, इसलिए ही WW1 वर्ल्ड वॉर में शुरू किया था। क्योंकि एक्सप्लोइट होने के बाद इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उनको वो जो रेजिम था और वो कैपिटलिस्ट नहीं था, उसको एक्सचेंज में कुछ चाहिए। when they need that exchange, that time that
सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट बोलते हैं, ये आया था। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हमको जैसे मेनली सोशलिस्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। सोशलिस्ट स्टैंडर्ड ऑल अबाउट गवर्नमेंट, मींस आपका भी कुछ नहीं, सब गवर्नमेंट का है। When government regulated all the thing, because of the government regulated all the things, the exploitation percentage will be regulated. मीन्स अगर गवर्नमेंट कुछ करे, गवर्नमेंट अपने देश की, अगर इलेक्शन जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, आफ्टर इलेक्शन गवर्नमेंट चूज, तो गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट टेक एनी डिसीजन ही हैव टू थिंक अबाउट यू, that is called socialism called. But in capitalist they are only about money. Yes, you get money in USA, in China, like China is the economy जो है वो कैपिटलिस्ट है, तो उधर आपको मनी मिलेगा, बट उधर कोई आपका काम का जो आवर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट वो रेगुलेट नहीं करता। सो इट्स इजी टू एक्सप्लॉइट द employers of that particular company, because that company led by the private member, and the government economy also led by the private member, so there is no one can regulate or save you from exploitation. That is the difference between communist and socialist. I think I am clear to you. नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज इन इंडिया। इंडिया में हमारे अंदर है मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स कैसे बोलो, हमारा जो रेलवे सेक्टर है, रेलवे जो सेक्टर है वो कौन रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। बट आपने बहुत सारा सोचा होगा जब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी के हाथ में नाम वाला जो गवर्नमेंट है वो कुछ बेच रहा है, तो दैट टाइम दैट इज, तो हमारे इधर क्या होता है ना, कुछ भी सेक्टर है जो गवर्नमेंट के अंदर भी है और कुछ सेक्टर है जो प्राइवेट, और जो प्राइवेट मेंबर के, मतलब प्राइवेट जो कंपनी है उनके हाथ में भी है। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द दैट लाइक दिस रेगुलेट, मनी रेगुलेट करता है आरबीआई। और जो कंपनी, जब रोड होता है, रोड को क्या बोलते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंपनी लीड कर रहा है, दैट इज regulated by government, but the work done by private, that is called mixed economy. Like this private sector, ये जो मैन्युफैक्चर मतलब जो इंडस्ट्रियल काम हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर, और जो रेगुलेट मतलब मनी, ये क्या है, ये आरबीआई है। आपको जानने की कोई जरूरत नहीं आरबीआई का फंक्शन क्या है, मैं बाद में बोलूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी ये सोचिए ये आरबीआई है, ये रेगुलेट कर रहा है गवर्नमेंट को, कैसे मनी दे रहा है, कैसे रेगुलेट करना है मार्केट को, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट दैट इज सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो मीन्स ये इंडिविजुअल है, ये हम लोग है, जैसे आप हम जैसे, और ये बिजनेस है, बिजनेसमैन है। तो गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, हम हमारे जो मनी है, मनी जो है वो हम मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमको गुड मिलता है, दैट इज गुड। बिकॉज ऑफ द लेबर, बिकॉज इंडिविजुअल जो है वो लेबर दे रहा है तो आपको इनकम मिल रहा है। एट द सेम टाइम when you get the income, you are doing expenditure, and that expenditure leads to profit that particular company in that company where you are working। कैसे बोलो, आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, वो कंपनी पाउडर बेचता है, पाउडर मैन्युफैक्चर करता है, क्लियर। तो वो जो कंपनी पाउडर, आपने उधर काम किया तो आपको एक मनी मिला, आपको एक सडन आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, वेजेस मिला, तो आपके पास इनकम आया, दैट इज सेड दैट एज ए इंडिविजुअल आप लेबर दे रहे हो, इधर इनकम मिल रहा है, ठीक है। आप वो इनकम होने के बाद आपके पास एक पैसा आ गया, तो वो पैसा लेने के बाद आप बाजार जाकर आपने क्या खरीदा, एक और पाउडर खरीदा। तो जब पाउडर खरीदा वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन से, तो उसको भी पैसा मिला और गुड्स एंड सर्विस आपको मिला, तो आपका इनकम इधर एक्सपेंडेड हो रहा है, और उस इनकम को, जो इनकम आपने उस कंपनी से लिया था, वो इनकम का पैसा भी अब इधर दे रहे हो, और उससे गुड्स एंड सर्विस ले रहे हो। दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी। आई थिंक इज दैट क्लियर टू यू। Next is it's a model of economy which represent the concept of economic exchange in simple terms. A money and good and services flow in the opposite direction. जैसे मनी इधर जा रहा है, मनी इधर जा रहा है, गुड्स इधर आ रहा है, मनी इधर जा रहा है, लाइक दिस। इधर आपका काम जा रहा है, काम जा रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो। पूरा गोल घूम रहा है ना, दैट इज। नेक्स्ट इज that money and goods service flow in the opposite direction but moves in a closed circuit. The essential economic activities of the country are production, consumption and capital formation. प्रोडक्शन मतलब क्या है, आप कंपनी में जा रहे हो, काम दे रहे हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, कंजम्पशन आप कंज्यूम कर रहे हो, वो प्रोडक्टिव। और कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपको जो आप जैसा काम कर रहे हो, आपको अगर मतलब कैसे बोला, आपको अगर काम करना है तो आपको क्या करना है, इंडस्ट्री खड़ा करना है, इंडस्ट्री को रेडी करना है। तो इंडस्ट्री रेडी करना, कैपिटल मतलब अब जब कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है उसको कहते हैं कैपिटल, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन, क्लियर। नेक्स्ट, scarcity. What is scarcity? Scarcity means the the limitation, sorry, the limitation of supply for particular commodity, and the central purpose of the study economics is to use scarce resources with optimum efficiency। क्या बोलूं,
आपके पास जो जैसे पावरोटी बनाने के लिए आपको ये व्हीट चाहिए, व्हीट किधर मिलेगा आपको? फार्मिंग में मिलेगा। तो आपको जो रिसोर्स है आपका, जो व्हीट है रिसोर्स, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? आप पावरोटी बना रहे हो, उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको आप क्या बोलो, इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हो। दैट इज यू आर यूजिंग योर प्रोडक्ट and making some another good product and you are selling in the outside market or international market. That is the use of that particular product, like in the ground level you are using wheat. How you using wheat and आपको wheat बेचने के बाद का आपको इनकम कैसा मिल रहा है? वो जो यूज करने वाले उसको एक स्कार्सिटी, आपके पास जो ग्राउंड लेवल में जो wheat है उसका यूज कैसे कर रहे हो, दैट इज द स्कार्सिटी लेवल। और इकोनॉमिक स्टडी भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कार्सिटी। हमने पहले बताया स्कार्सिटी का। नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको सीधा टर्म में अगर बोलो, मैक्रो इज रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया, एंड माइक्रो इज रिलेटेड टू लाइक यू एंड मी, यू एंड मी। मतलब इंडिया के पास अगर पैसा मिलेगा, इंडिया अपना बिजनेस सेक्टर कैसे चलाएगा, इंडिया इनकम कैसे करेगा, इंडिया एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा, इंडिया के पास एक्सपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट के लिए मनी किधर से चाहिए, ऑल अबाउट हाउ यूज इंडिया, इंडिया यूजिंग द मनी, not India. India is just like our country, but the person who are regulating Indian economy, how they using that money to improvise India's infrastructure or India's achievement, India's target to achieve Viksit Bharat in 2047. So that is how the economics is regulated by the some of the players to improvise our that state. इंडिया को इम्प्रोवाइज करने के लिए जैसे जो जो काम करें और जो जो रेगुलेशन हम लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर? सॉरी। और माइक्रो इकोनॉमी आप हम जैसे जैसे आप क्या करते हो, अगर आपको जॉब मिल जाएगा कभी ना कभी तो मिलेगा, तो आप जॉब पाने के बाद आप क्या करोगे, आपका जो मनी है, आपका जो मनी है आप क्या करोगे, एलआईसी करोगे या किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, शेयर मार्केट, या क्या करोगे, किसी मतलब पोस्टल आरडी और एफडी करोगे। आरडी मीन एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये क्या होता है ना, ये परमानेंट टाइम के लिए, टेम्पोररी टाइम, ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी इसको लेके इतना परेशान मत हो। तो ये जो आप कैसे यूज करोगे आपका मनी, खुद का मनी, मेरा मनी मैं कैसे यूज करने वाला, दैट इज कंसिडर माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। मैक्रो इकोनॉमी क्या है, ये ब्रॉडर है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। दैट इज द मैक्रो, यू सी ना मैक्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो? मैक्रो मीन्स जो बहुत ज्यादा है, बिग साइज, एंड दैट इज द माइक्रो। What is the micro? Micro that is small cell element. That is the major difference. Very clear, I think. Next. नेक्स्ट आपको जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ माइक्रो और मैक्रो का, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्रीगेटेड डिमांड एंड समटाइम्स सप्लाई इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी सेपरेट चैप्टर बोलूंगा, अभी अगर बोलोगे तो आप अगर सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जनरल प्राइस लेवल्स, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सेपरेट चैप्टर, आई विल गो थ्रू दिस आल्सो। मीन्स वो अगर 5 4 या 5 नंबर जो क्लास होगा उसमें आएगा। नेक्स्ट इज ओवरऑल एम्प्लॉय एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो मीन्स मैंने आपको कहा बिग एंड माइक्रो स्मॉल, इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग एक कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल इनकम एंड कंजम्पशन। प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो खरीद बेच रहे हैं वो लोग, मतलब जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी, एज दिस एक्सप्लेन द रिसोर्स एलोकेशन बाय रिलेटिव प्राइसेस। Also called as income rate, as it explain changes in national income over time. मैक्रो को कहते हैं इनकम थ्योरी, माइक्रो को कहते हैं प्राइस थ्योरी। ये रहा फैक्टर प्रोडक्शन फ्रॉम ओनर टू सिंगल यूजर, ओनर टू सिंगल यूजर। मैंने जो कहा आई वांट द इकोनॉमिक सेक्टर, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स है वो बाद में मैं बोलने वाला हूँ। आई थिंक ये क्लियर है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। मींस आप जैसे हम क्या करते हैं, जब नाउन को पूछते हैं हम हमारे सर क्या करते हैं, इसको व्हाट से अगर भाग को पूछोगे, हाउस से अगर भाग को पूछोगे, और whom से अगर भाग को पूछोगे तो आपको नाउन मींस राम वर्किंग सो हार्ड, राम इज वर्किंग सो हार्ड। तो हु इज वर्किंग? राम। व्हाट इज वर्किंग मींस whom is the working मींस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इधर आपको समझो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, whom टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये 3 जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इज हाउ टू यू, इफ यू आर ए आरबीआई गवर्नर, देन हाउ यू यूज these things to promote your country and improve your countrymen's welfare, for the welfare of your countrymen.
तो उसके लिए हमको व्हाट, हाउ और whom ये तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, दैट इज द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आपने मैंने आपको बोला ना, जो मैक्रो इकोनॉमी के लिए सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सेक्टर, दैट इज द सेक्टर। क्या क्या, मैं आपको पहले एक रफ आइडिया देता हूँ। पहला है प्राइमरी सेक्टर। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में पढ़ता हूँ। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या है, आपको जो चीज एनवायरनमेंट से मिलता है, जैसे अगर हम खेती बाड़ी करेंगे तो हमको खेती बाड़ी कैसा इन्वायरमेंट से मिलता है, कोल माइन करने के बाद इन्वायरमेंट से मिलता है। whichever things we get from the environment, that is comes under primary sector. The sector is involved extraction of raw materials and the natural resources. That you should remember that point. That is the material and the natural resources. ये आपको याद रखना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो नेचुरल रिसोर्स आपको याद रखना है, नेचर से जो मिले एक्टिविटी इन्वॉल्व दिस सेक्टर यार, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, एनिमल एंड हस्बेंड्री। जो भी चीज आपको एनवायरमेंट से मिलेगा वो प्राइमरी सेक्टर में। क्लियर। नेक्स्ट चीज सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या है ना, इसको हम कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा, गुजरात में पहला जो सेमीकंडक्टर और बनाने की जो कंपनी है वो खुला है। मतलब सेमीकंडक्टर बनाने की मतलब सेमीकंडक्टर हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ चीज अगर मैन्युफैक्चर मतलब बनाएंगे हम इधर, तो दैट इज काउंटेड इन द सेकेंडरी सेक्टर और दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक्टिविटी includes in this sector are all manufacturing and construction activities, electricity, gas, water supply and other utility services. Sorry, मैंने आपको गैस, हाँ। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टर्शियरी सेक्टर में आता है, देयर इज डिफरेंट थिंग। बट क्या होता है ना, जैसे मैं कैसे बोलूँ आपको, क्या बोला मैंने, हाँ। हम मैन्युफैक्चर मतलब जहां से आपको कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो। आप सैलून में बाल कटने जा रहे हो, बाल कट गया आपका, वो क्या होता है, वो आपको सर्विस देने वाला है, दैट इज टर्शियरी। बट सैलून में आपको फोम लगाया जा रहा है फॉर सेविंग, वो फोम बना रहे हो आप किसी भी कंपनी में, वो कंपनी जो बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर। सैलून में गए, बाल कटाया आपने, आपको पर्सन सैलून में जो है वो पर्सन आपको सर्विस दिया बाल काट के, बट उसने फोम यूज किया आपको सेविंग करने के लिए। दैट फोम व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड इन अनदर कंपनी, दैट इज काउंटेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। फोम आप बना रहे हो, उधर कोई सर्विस नहीं, एक चीज आप बना रहे हो, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज काउंटेड इन सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर, आई थिंक क्लियर। थर्ड से तो मैंने आपको बोले दिया, इट इज नॉट द सर्विस सेक्टर। आपको जो सर्विस मिल रहा है सैलून में जाकर आपका जो बाल कटा दिया, दैट इज कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर इंक्लूड IT service, transportation, tourism, storage, communication, banking, and all this where you get the services. Clear? Quaternary sector, this sector compromise, that is the major thing. Okay. आपको जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको ये तीन जो सेक्टर है, एक, दो और तीन, ये आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन भी आएगा, लाइक वो लोग पूछेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अनदर नेम क्या है, टर्शियरी सेक्टर का अनदर नेम क्या है, दैट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर में क्या क्या चीज आता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। Next is quaternary sector. The sector compromises intellectual or knowledge-based activities like the consultancy and R&D. Means रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए आपको, साइंटिस्ट का जो डिस्कस करते हैं वो जिसमें आता है दैट इज क्वार्टरनरी सेक्टर। एंड क्वीनरी सेक्टर एक्टिविटीज इन सेक्टर इन्वॉल्विंग हाई लेवल डिस्कशन, लाइक हमारा जो ब्यूरोक्रेट और जो मिनिस्टर जो बात करते हैं दैट इज काउंटेड क्वीनरी सेक्टर। दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट द फर्स्ट थ्री दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर द फर्स्ट थ्री। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पहले पढ़ देता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज ए कर्व दैट इल्यूस्ट्रेट द पॉसिबल quantities that can be produced of two product if both depend upon the same finite technology for their manufacturing। मतलब आपके पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स से आप दो चीज बनाने वाले हो, वो चीज को आपको मैक्सिमम कैसे बना सकते हो बट विथ सेम टाइम, एट ए टाइम आप एक सिंपल से, मतलब कैसे आपको बोलूं, हाँ आपके पास कोल है, तो कोल के लिए आप दो चीज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक सर्विस दे सकते हो, मतलब पूरा इंडिया को, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे हम बांग्लादेश को इलेक्ट्रिक बेचते हैं।
दैट इज अनदर। कोल से क्या होता है, जला के, कोल को जला के आप किसी मतलब कोई भी अगर टर्शियरी सेक्टर में काम कर सकते हो, मतलब खाना बनाना ये सब में भी आपको, तो आपको मतलब वो जो क्या होता है ना, खाना बनाने से क्या होगा, जो हमारे जो इंसान जिन्होंने पास मतलब कोई भी कंपनी में जो फूड बेस्ड कंपनी है उधर खाना बना सकते हो। तो ये दोनों में आप कोल को कैसे यूज करोगे, दोनों सेक्टर में, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। दैट इज a curve that illustrate the possible quantities that can be produced of two products in both dependent upon the same finite technology of their manufacturing। एक ही टेक्नोलॉजी यूज करके आप दोनों चीज कैसे एक मैक्सिमम प्रोडक्शन यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्लियर। Next is marginal rate of transformation. It is defined as the number of units of one good that must be foregone to produce one unit of another good। मतलब ये गोल से हम क्या करते हैं, हम अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये गोल के लिए, गोल अचीव करने के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, क्योंकि कोल को नहीं जलाएंगे उससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो कोल को अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमको, कोल पूरा इलेक्ट्रिसिटी में जब यूज करेंगे, तो जो फूड सेक्टर है जिसमें हम कोल यूज करके जलाने, मतलब ऐसे फूड बनाने के लिए यूज कर रहे थे, उसको फ्यूल एज ए फ्यूल यूज कर रहे थे कोल को, बट उसको ना यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब यूज कर रहे हैं, तो एक जो सेक्टर है वो मार खा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब कोल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, कोल को कितना यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक सेक्टर में ना यूज करके उस ओनली वन सेक्टर में जब किसी भी आप 300 पूरा पूरी दे रहे हो, जैसे आपने एक सेक्टर छोड़ दिया, पूरा पूरी अपना अपना कोल जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज को छोड़ के और एक चीज को बेटर बनने के लिए आप यूज कर रहे हो एक प्रोडक्ट, तो दैट इज कम्स अंडर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। It more scarce resources are used to produce a particular goods. There always exists a cost of living, a little more of other good. The cost of the next best alternative for one is called the opportunity cost। मतलब मैंने आपको क्या बोला, आपको दो चीज बनाना है, ठीक है, तो आप दो चीज बना के, बट आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है। तो रिसोर्स लिमिटेड जब की है, तो आप एक चीज छोड़ के और एक चीज में पूरा जो अपना लिमिटेड रिसोर्स है वो यूज कर रहे हो। तो लिमिटेड रिसोर्स जब एक चीज के लिए यूज कर रहे हो, दूसरी चीज में नहीं लग रहा, तो द डिफरेंस बिटवीन दैट where you are using the your resources and where you are not using the resources, difference is called the opportunity cost। आप एक चीज बना रहे हो, बट आप एक मतलब कैसे बोलूं, एग्जांपल देता हूँ। हाँ, तो आपके पास क्या है ना, आपके पास जैसे मैं बोल दिया सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से आप क्या होता है, कार का इंजन भी बना सकते हो, कार इंजन भी बना सकते हो। और अगर आप आज का करंट अफेयर्स होगा, तो आप जो कहते हैं ना, जो हमारा फिफ्थ मतलब जो फिफ्थ लाइन के जो हमारा फाइटर जेट है वो यूज करने के लिए, आम का जो हम यूज करना मतलब रेडी करने वाला आम का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, उसके उसके लेके लिए आप इंजन बना सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने अपना कार का इंजन जो है ना वो यूज, उसमें ये टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर ज्यादा यूज ना करके, क्योंकि आपको अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत करना है, तो आपने ये जो इंजन बनाना है, जो स्पेस जेट का स्पेस जेट जो होता है और जो फाइटर जेट है उसका इंजन बनाने के लिए पूरा सेमीकंडक्टर इधर इन्वेस्ट कर दिया, वो कार मैन्युफैक्चर के लिए नहीं यूज नहीं किया। तो आपने जब कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं किया, तो कार मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते तो उससे आपको जितना फायदा होता, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आपने यूज नहीं किया, क्योंकि आपने पूरा इंजन में यूज कर दिया, तो कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको पैसा नहीं है आपके पास, जो पैसा आने वाला था, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो मैंने एक बार पढ़ लेता हूँ, स्कार्स रिसोर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर गुड, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ कॉस्ट ऑफ हैविंग ए लिटिल मोर फॉर अनदर गुड। आपके पास कॉस्ट है मोर गुड के, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गुड, जो आपने छोड़ दिया नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व is a microeconomic concept that represent consumer preference, means it show all the different combination of two goods that provide a consumer with the exact same level of satisfaction or utility, what it means that the trade of consumer is willing to make between two goods while remaining equally happy। means कैसे बोला आपको, आपके पास दो चीज है, आपके पास चाय है और कॉफी भी है। अब अगर दो पियोगे तो दो में ही आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दो में जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि दो में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। जो भी आप यूज करो सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। क्लियर। नेक्स्ट, एंजल कर्व।
Name after statistician Ernest Engel. This curve illustrates the relation between consumer income and the quantity demand of a specific good. मतलब जब आपके पास, जैसे आपके पास इनकम कम है, तो इनकम जब कम है तो आप क्या करोगे, इंफीरियर गुड यूज करोगे। इंफीरियर गुड मतलब आपका इनकम अभी है लेट सपोज 100 रुपीज, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 रुपीज किलो का ही राइस खरीदोगे, ठीक है। बट जब आपका इनकम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, तब आप ये नहीं यूज करोगे, तब आपको मिनिमम 100 और 200 रुपीज किलो केजी जो राइस है वो आप खरीदोगे। तो आपका जब इनकम ज्यादा हो गया, तो आपने ये जो इंफीरियर गुड है इसको यूज करना छोड़ दिया, आपने कुछ बेटर प्रोडक्ट यूज किया। दैट इज कॉल्ड टोल्ड बाय इंजन कार। जब आपका इनकम ज्यादा होगा तो आप अच्छे प्रोडक्ट के लिए जाओगे, इंफीरियर गुड को छोड़ दोगे। दैट इज कॉल्ड एन एंजल कार। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ कंजम्पशन चेंज ऑफ वेल्थ चेंजेस। वेल्थ के चेंजेस के बाद आपका कंजम्पशन बिहेवियर कैसे चेंज होता है, दैट इज told by angel curve. Last is Kuznets curve, that is very important. Actually, these two curves is very important. You should remember those two. If you are seeing this video, please note these two curves. Okay. Named after the economist Leibniz. This is a macroeconomic hypothesis that explores the relationship between economic development and wealth equality. मीन्स जैसे अब देखिए, ये कुजनेट्स कर्व है। ये क्या है ना, जब कोई एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री जब होता है, डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनके पास क्या होता है ना, पर कैपिटा इनकम वो क्या है ना, मतलब एक इंसान पर डे कितना इनकम हो, उसका पास पैसा कितना जा रहा है। तो अगर पैसा कम जा रहा है तो आपके पास दो, मतलब एक ही कंट्री में दो टाइप के इंसान होंगे, वन जो बहुत ज्यादा कमा रहा है, एक जो बहुत कम कमा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो है ना, इक्वलिटी ज्यादा हो रहा है, इनइक्वलिटी ज्यादा हो रहा है। एक के पास बहुत पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, इनइक्वलिटी ज्यादा हो रहा है। तो कुजनेट्स का टेल्स अबाउट दैट द इनइक्वलिटी। क्या बोला है आपको, दिस इज ए मैक्रो इकोनॉमिक हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेल्थ इनइक्वलिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे पहले हम डेवलपिंग स्टेज है, डेवलपिंग स्टेज में क्या होता है, इधर ये पर कैपिटा इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ, इधर जैसे ऐसे हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, देखो मैं एक बोल रहा हूँ, ये रहा, ये जब एरो ऐसे जा रहा है दैट इज परफेक्ट इक्वलिटी, नो इनइक्वलिटी। बट जब ऐसे जा रहा है, इनइक्वलिटी इसके साथ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इनइक्वलिटी इंक्रीज, पीक स्टेज, इनइक्वलिटी ज्यादा हो रहा है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर ऐसे कर जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल है, बट ऐसे इनइक्वलिटी ज्यादा हो रहा है। तो जब डेवलपिंग स्टेज कंट्री होगा, जैसे डेवलपिंग कंट्री है अभी, तो अभी इकोनॉमिक जो हमारे इधर क्या है, पर कैपिटा इनकम बहुत लोगों का बहुत कम है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ यूज कर देगा अपने बेटे की शादी में, और किसी के पास इतना भी पैसा नहीं कि जो एक दिन में 2 टाइम का खाना भी उसके पास नहीं होता। तो दैट इज द डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम, दैट इज टोल्ड बाय कुजनेट्स, दैट इज मेंट शोड बाय कुजनेट्स। जैसे डेवलपिंग कंट्री अभी ये इनक्वालिटी ज्यादा होगा, बट जब हम डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप, तो उसके बाद से ये इक्वलिटीज होता है, मतलब इक्वल होने वाला है, ये इनइक्वलिटी कम होने वाला है। जैसे देखो अभी इनइक्वलिटी कम हो रहा है ना, ये तो इनइक्वलिटी कम हो रहा है। ये कार कुजनेट का एंजल का क्या है ना, आपके इनकम के साथ आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, खाली कुछ चीज खरीदने का, वो चेंज हो रहा है। इंफीरियर गुड आप नहीं कर दो, कुजनेट का क्या है, इनइक्वलिटी इन ए पर्टिकुलर इकोनॉमी। क्लियर। नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर। ये बस मतलब आपको समझने के लिए, इससे एग्जाम में कुछ नहीं है, बट वो कार्ब आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज, मैं एक्चुअली पेन नहीं मिल रहा मुझे, पेन की तरह, हाँ ये रहा। हाँ, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टू क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज टेक्स प्लेस। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आप मार्केट गए, सब्जी मार्केट में आपने कुछ खरीदा, पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्लेस। और बस ये आपको पढ़ना है, मार्केट डिफरेंट, हाउ डिफरेंट इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड एंड डिफरेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस के हिसाब से इंडस्ट्री चेंज होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट इज मार्केट डिटरमिनेटेड ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कमोडिटीज, बायर सेलर कितना, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, नेचर ऑफ कमोडिटीज, नॉलेज, मोबिलिटी ऑफ गुड्स, दैट इज। बट ये आपको बस याद रखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, आप सबको पता है मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, बायर होता है, सेलर होता है, इंडस्ट्री अलग होता है। जैसे कोई इंडस्ट्री जो चीज करेगा, जो पावरटी बनाए उसको पावरटी इंडस्ट्री बोलोगे, जो कार बनाए कार इंडस्ट्री बोलोगे, यही लिखा है बस इन स्मॉल वर्ड दैट इज रिटन हियर।
नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री स्टार, मतलब ये क्वेश्चन एक एक पूछ कीजिए, मार्केट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या है, डोपोली क्या है, मोनोस्पोली क्या है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। जो शुरू करते हैं, फर्स्ट इज era perfect competition. In this market situation, there is a exist large number of buyers and sellers, and there is a identical product at fixed price. ये जो है ना परफेक्ट कंपटीशन, ये ड्रीमी है, मतलब इन रियल वर्ल्ड ऐसा मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। आप सोचो, एक मार्केट में जितना बायर्स है जितना सेलर्स है, एक बायर एक सेलर्स, एक बायर कुछ खरीदेगा एक सेलर से ही खरीदेगा, मतलब पूरा बैलेंस्ड है, जितना बायर जितना सेलर्स। दैट इज ए ड्रीमी, इज नेवर गोइंग टू हैपन, बिकॉज कभी बायर ज्यादा होगा कभी सेलर ज्यादा होगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सो दे सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक ही चीज बेच रहे हैं सब लोग, सबके पास किसी के पास जाओ एक ही चीज मिलेगा खरीद लो। दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बट अब जो हो रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब मोनोपोली, इट्स अ मार्केट कंडीशन वेयर देयर एग्जिस्ट सिंगल सेलर। पॉइंट नोटिस करो, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर सेलिंग प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट हैज नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट। मतलब जब अब जैसे इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज के पास है, गवर्नमेंट ही सिर्फ रेगुलेट कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी रेगुलेट कर नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट जो बोलेगा वही होगा। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। इंडियन रेलवे इज completely regulated by government. No other player is going to intervene between the government and Indian Railways. That is called a monopoly. इंडियन रेलवे आर एन एग्जाम्पल। कोई भी और चीज रेगुलेट कर सकते हैं, प्राइवेट में आप बहुत लोगों के करोगे डिसइन्वेस्ट हुआ, मतलब प्राइवेट को बेच दिया, बट इतना मेन कुछ चीज नहीं बेचा है। तो फुल्ली इंडियन रेलवेज आर रेगुलेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड अ मोनोपोली। एक मात्र इंडिया का गवर्नमेंट जो है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं रेलवेज में, वही सोच सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा ब्रिज बनेगा कौन सा ब्रिज नहीं करेगा, कौन सा नया ट्रेन हम चालू करेंगे कौन सा नहीं चालू करेंगे। दैट्स ओनली डिसाइडेड बाय द आवर ruling government, what whoever is in the chair, but only ruling government can regulate or take decision on the railways. That is called the monopoly. Next is monopolistic competition. What is monopolistic competition? It refers to a situation in which may firms sell product which is similar but not perfect substitute. कैसे बोलूं, आप पेस्ट यूज करते हो, आपके पास क्या है, कोलगेट है, क्लोजअप है और ज्यादा से ज्यादा सेंसोडाइन है, बट ये तीनों छोड़ के आपके पास कोई भी कंपनी का पेस्ट यूज करते हो, मतलब इतना इतना जो नाम अभी ये तीनों ने खरीदा है, इतना क्या कोई भी कंपनी इतना तक जा चुका है, नहीं गया है। दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपनी व्हेन द सम minimal numbers of players that regulate the company, like toothpaste, like soap के अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा फिर भी कंपनी, बट टूथपेस्ट के बाद कुछ भी तीन चार बड़े बड़े नाम है। दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Next is oligopoly. It's a competition among the few. It's a market situation where few firms are selling identical or different product. Example सीमेंट ऑटोमोबाइल मार्केटिंग में, जैसे सीमेंट का क्या होता है, वो ओलिगोपोली में बहुत प्लेयर्स है। सीमेंट कितने कंपनी है, आप किसी भी जाओगे सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा ऑलमोस्ट। बाइक अगर हीरो होंडा टीवीएस जिसका भी लोग काइंड ऑफ सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम माइलेज मिलेगा। दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली। जिसके पास आपके पास ऑप्शन है, that is the real market that is benefited for the all consumers who are consuming that things। आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, इसलिए ओलिगोपोली अच्छा है। नेक्स्ट इज डुओपोली। कैसे बोलूं, 2016 के बाद जब जियो आया, उसके बाद से ना बहुत सारे जो टेलीकॉम सेक्टर का कंपनी वो बैठ गया। पहले एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और भी तीन चार नाम था जो तब अच्छा कमा रहा था, बट जियो आने के बाद ये सब बंद हो गया। इस लोगों को इंडस्ट्री फुल्ली बंद करना पड़ा। ओनली नाउ जियो एंड एयरटेल। कभी जियो प्राइस बढ़ा देगा तो एयरटेल प्राइस बढ़ा देगा। नो अदर कंपनी शुड शिफ्ट ऑन दैट thing। So that is called duopoly when two of the players regulate the whole market। It's a type of oligopoly market where two firms dominate the market and the product of a large number of consumer side। It's a competitive market where the choice of an individual consumer cannot affect the firm। आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर जियो पैसा बढ़ा रहा है तो एयरटेल भी बढ़ा है, तो आप कितना चाहोगे, आपको तो मोबाइल यूज करना है ना भाई, आपको बस तो वाईफाई चाहिए, आपको आपको तो सीरीज देखना है, आपको तो क्लास करना है, आपके पास तो मॉक टेस्ट देना है, सबके लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। अगर इंटरनेट में ऑप्शन आपके पास दो है, जियो और एयरटेल है, देन यू आर बाइंडेड टू टेक वन ऑफ देम। तो दैट इज कॉल्ड डुओपोली। you are binded to choice in between two, you don't have any other option। That is why Indian government now push BSNL to open that market, to become competitive that market।
नहीं तो अगर ये दोनों ही अगर ये कहेगा कल मैं 10,000 में 3 मंथ के लिए दे दूंगा, या टिल बोलेगा ठीक है मैं भी दूंगा, बस आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं है, आपको वही चॉइस करना पड़ेगा। That is why duopoly is very dangerous for a country like India. Next is monopoly. Monopoly is referred to a market that is dominated by a single buyer and product has no close substitute. It commonly experience low price from wholesaler. Example, central government is the only buyer of the device. मतलब कैसे बोलूं, इंडिया हमारे पास हम मतलब जो कहते हैं ना, आर्म्स नहीं रह सकते। अगर कोई भी कंपनी आर्म्स बना रहा है इंडिया में, तो ओनली इंडियन गवर्नमेंट कैन बाय दैट आर्म्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। जहाँ पे बायर्स एक ही है और वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका बस क्लोज क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब इतना अच्छा कुछ नहीं है। जो आर्म्स इंडिया में बन रहे हैं वो ओनली इंडियन गवर्नमेंट कैन बाई, दैट इज कॉल्ड द मोनोपोली, जहाँ पे बायर्स एक है। क्लियर? मोनोपोली एक एक ओनली वन बायर सेलर, डुओपोली ओनली टू सेलर, मोनोपोली ओनली वन बायर। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, मोनो वन डुओ टू, बस ऐसे। पोली के लिए दो, ओनली वन सेलर, मोनोपोली के लिए ओनली वन बायर, दैट इज द डिफरेंस। बाकी तो दो आपको याद रहेगा। Next is that is the law of demand. What is law of demand? It states that there is a existent inverse relationship between price and the quantity demand for good, assuming all other factors as remaining unchanged. Higher the price, lower will be the demand. अगर आपके पास कैसे बोलो, अगर आपके पास ऑनियन का प्राइस ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे? जो हमारे जो जो ऑनियन से क्या बनता है, जैसे चिकन कटलेट और भी जो चीज होता है, उसका प्राइस भी बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। क्योंकि ऑनियन का प्राइस, चिकन कटलेट का प्राइस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ऑनियन का प्राइस बढ़ रहा है, दैट इफेक्ट द चिकन कटलेट, दैट इज व्हाई द चिकन कटलेट डिमांड विल बी रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, keeping other factors constant, if price increases, supply of the goods also increase. If price increase, the product want to maximize the profits. जैसे कि हो रहा है, जब पोटैटो, अगर पोटैटो का जो प्राइस है, पोटैटो का प्राइस अगर इंक्रीज होगा, तो पोटैटो का प्राइस जब, एक मिनट, जब पोटैटो का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पोटैटो का प्राइस जब इंक्रीज होगा तो पोटैटो का जो सेलर्स, जो मतलब सेलर्स है, वो और भी ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। एक मिनट होगा, जस्ट मिनट। हाँ, तो जब पोटैटो का मतलब क्या बोलूं, जब पोटैटो का प्राइस इंक्रीज होगा, तब उसका जो सेलर्स है वो उसको प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे। तो प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तो डिमांड भी, मतलब आपके पास अवेलेबल भी होगा, प्राइस भी ज्यादा है तो सेलर्स के लिए इनकम भी होगा। दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीज, सप्लाई ऑफ गुड्स आल्सो इंक्रीज। क्लियर? सिंपल। Next is types of goods. That is also very important for your exam. Types of facts is substitute goods. If a price of the substitute good increase, the demand for the given commodity also increase. कैसे बोलूं? अगर टी का प्राइस अब इंक्रीज होगा, टी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कॉफी का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो। या मैंने जो आपका एग्जांपल लिया दिया, अगर ऑनियन का प्राइस ज्यादा होगा तो ऑनियन से बना हुआ हर प्रोडक्ट का चीज ज्यादा होगा। नो नो सॉरी, ये का ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी। ये सॉरी, माय बैड, सॉरी फॉर द लेट। तो टी का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉफी का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी है, टी नहीं पियोगे तो कॉफी पियोगे, दोनों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। एक के सब्स्टिट्यूट में टी का अगर प्राइस ज्यादा होगा तो कॉफी में शिफ्ट हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कॉफी का होगा पियोगे, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटरी गुड। पेन का थोड़ा इशू हो रहा है, एक मिनट। जस्ट मिनट, ओके, मिनट होल्ड करो।
आई थिंक sorry for my bad. Okay, now मैं आ गया हूँ. तो if the price of the complementary good increase, then the demand of the given commodity decreases. लाइक कैसे बोलूँ? अगर टी का प्राइस ज़्यादा हुआ तो शुगर का डिमांड कम हो जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? टी का प्राइस ज़्यादा होगा मतलब कि आप टी ज़्यादा नहीं पियोगे। शुगर मैक्सिमम किसके लिए यूज़ होता है? मैक्सिमम तो टी के लिए, चाय बनाने के लिए तो शुगर का यूज़ होता है। तो क्योंकि टी का प्राइस ज़्यादा हो रहा है, शुगर का प्राइस कम हो जाएगा। दैट्स द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एक को कॉम्प्लीमेंट टी को कॉम्प्लीमेंट कौन देता है? शुगर देता है ना। दैट इज नथिंग स्पेशल हियर। नॉर्मल गुड्स, द डिमांड फॉर दिस गुड्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा तो आप क्या रेडियो यूज़ करोगे? आप क्या यूज़ करोगे? टीवी यूज़ करोगे। तो पहले 2000 के अंदर टीवी का प्राइस कितना कम था, अभी टीवी का प्राइस इतना ज़्यादा हो क्यों हुआ? क्योंकि इसका इंसानों का क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो रहा है, तो इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं। दैट इज वाई द कॉमन थिंग्स और ऑर्डिनरी थिंग्स और नॉर्मल गुड्स प्राइस इंक्रीज। दैट्स इट। इंफीरियर गुड्स, आपको मैंने एग्जांपल दिया। किधर एग्जांपल दिया? आपको अगर बोलना है इंफीरियर गुड का एग्जांपल कितना है, किधर मैंने दिया, और आपको वो कार जो मैं कार पढ़ा हूँ ई से शुरू है उसका नाम भी कमेंट में बोलना है आपको। तो प्लीज गेट अटेंशन टू द क्लास। In between that I will ask you question and it's your responsibility to answer me that question. Okay, next is the demand falls with increase in income. कैसे बोलो? when the householders when the when the household get richer they consume less kerosene. अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप कंट्रोल क्यों जाओगे केरोसिन लेने? नहीं जाओगे ना। तो दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट इज गिवन गुड्स। people with people with consume more when the price rises. जब गोल्ड का प्राइस ज्यादा होगा तो उसका डिमांड भी ज्यादा होता है। दैट इज कॉल्ड द गिवन गुड्स। सोचिए लोग क्या सोचेंगे? गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो सोचेंगे अच्छा कल और भी ज्यादा होगा तो नहीं खरीद पाएंगे, आज ही खरीद लेते हैं। तो क्या हुआ? गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हुआ। If the price of the potato increase, people may not able to buy other alternatives, so they compel to buy more potato. That is called, sorry sorry मैंने थोड़ा गलत बोला। मैंने थोड़ा गलत बोला, ठीक है? पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो क्या बोल रहा हूँ, क्या जब पीपल कंज्यूम मोर व्हेन द प्राइस, अगर पोटैटो का प्राइस ज्यादा हुआ ना तो क्या होगा? सब लोग खरीदेंगे पोटैटो खरीदते तब। इसकी ये पोटैटो का प्राइस क्योंकि ज्यादा हो रहा है तो पीपल जो है वो और किसी चीज को तो इतना ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, तो पोटैटो की ज्यादा खरीदेंगे। क्या अच्छा आलू का प्राइस ज्यादा होगा, आलू खरीदते का आज आलू का ही सब्जी बना देते और कुछ नहीं खरीदते। दैट इज कॉल्ड द गिवन गुड्स। व्हेन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स इंक्रीज दैट डिमांड आल्सो इंक्रीज। और मैं जो गोल्ड का एग्जांपल आपको दे रहा था ना, जो मैं गोल्ड का एग्जांपल आपको दे रहा था, अरे यार, तो वो क्या है ना, द इंक्रीज इन द प्राइस एनकरेजेस, सॉरी, हाँ, तो वो क्या है ना, द इंक्रीज इन देयर प्राइस एनकरेजेस पीपल टू बाय मोर बिकॉज दे थिंक मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर। क्या होता है ना, जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड भी इंक्रीज होता है। तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने गोल्ड का प्राइस ज्यादा हो गया तो लोग कहें अच्छा गोल्ड का प्राइस ज्यादा हो गया तो अभी खरीद लेता हूँ, बाद में और भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो सोच के, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट योर इमोशंस। कैसे बोलो, कल ना एक कंपनी डूबने वाला था, 2025 की बात है। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी को बोलते ये कंपनी डूबने वाला है। तो दैट टाइम क्या होना, शेयर मार्केट में हलचल पड़ गई, सब लोगों ने अपना पैसा उस कंपनी के नाम से लेने लगा। तो क्योंकि इन सब ने सोचा वो कंपनी डूबने वाला है, अपना पैसा ले लिया, दैट इज व्हाई कंपनी बिकम बैंकरप्ट। मींस is there is a choice that company is going to be will be bankrupt, but there is a force which driven that company have to be bankrupt. जब इंसान ने पैसा ले लिया तो कंपनी का पैसा कम हो गया तो कंपनी बैकरप्ट हो गई। क्या एग्जांपल है अदानी का, जब
ब्लूमबर्ग का जो रिपोर्ट आया था 2025 में कि अदानी इधर इन्वेस्ट कर रहा है, गलत कर रहा है, तो दैट टाइम people get reached up and they take back their money in the share market from Adani's group. So that time Adani faced bankruptcy because इन लोगों ने किसी भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का बात सुन के, क्योंकि इंसान ने पैसा बैक कर ले लिया अपना, उतना लेने लगा, तो कंपनी बैंकरप्सी में चले गए। क्यों गया? क्योंकि इंसानों के इमोशन की वजह से। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट इकोनॉमिक कंट्रोल बाय आवर इमोशंस। So that is called the prevalent goods. When the gold price increase, because we like us people think that okay, now we have to buy gold. Either that price will be more increase, that will be such more. तो वो सोच की वजह से जब हम गोल्ड खरीदते हैं, that is called the prevalent goods. Price, the gold price increase, gold demand also increase. Clear? Next is invisible hand. What is invisible hand? The concept, मैं बार बार अपना पेन जो है ना उसको चाहिए। Invisible hand was introduced by the Adam Smith in this book, in his book Theory of Moral Sentiments। आपको बस ये याद है कि इनविजिबल हैंड किसने किया ना? एडम स्मिथ ने बोला है इन इस बुक। और आपको ये तो बुक है, ये तो बुक का नाम भी याद रखना है, सॉरी नाम, क्योंकि पूछ सकते हैं थ्योरी ऑफ द मोरल सेंटिमेंट्स रिटन बाय हुम, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन रिटन बाय हुम। तो आपको ये रखना है एडम स्मिथ ने किया। नेक्स्ट इज एडम स्मिथ ऑफ द प्रोपोनेंट द लेसेस फेयर। लेसेस फेयर मतलब एक मार्केट जो चल रहा है उसमें गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो अगर सबसे कम होगा तो वो मार्केट इजीली डेवलप होएगा। दैट इज ऑल्सो a type of capitalist approach because the fair that laissez-faire economic policy is tendency of the free market to regulate themselves using competition, supply and demand and self-interest, means less government interfere. Interfere. That is called the laissez-faire. Clear? लिव्स ये एक फ्रेंच टर्म है, इधर यहाँ पे आप देख सकते हो। लेजोस्फेयर लिव्स इन ए फ्रेंच, इट्स इकोनॉमिक थ्योरी फ्रॉम द सेंचुरी व्हिच की पार्ट ऑफ द फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का एक टाइप का जो कहते हैं ना, मतलब वन टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट थ्योरी आल्सो इज लेजोस्फेयर। नेक्स्ट इज एडम स्मिथ फोर कैनन। ये भी पूछ सकते हैं फोर कैनन टैक्सेशन गिवन बाय हूम? दैट इज एडम स्मिथ। आपको तीन ऑप्शन दे देगा, सॉरी ये भूल गया, तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दे देगा, उसमें एक गलत देगा, कहा कि ये चारों में से कौन सा टैक्स जो फोर कैनन से एडम स्मिथ के अंदर नहीं आता। तो आपको ये भी रखना कैनन ऑफ इक्वलिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी। 2E 2C 2C 2E गिवन बाय एडम स्मिथ। ऐसे आप याद रख सकते हो 2C 2E। क्लियर? इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, बस। Next is that is very important for the objective, like the railways in SSC, they are asking this type of question. That the concept was given by paradox of thrift economics John Matthias। कैसे बोलूं? अगर कल हमारे इधर क्या हो ना, रिसेशन आ गया, जो मतलब क्या होता है ना, सबका प्राइस ज्यादा हो रहा है, तब क्या लोग क्या सोचेंगे, अच्छा प्राइस ज्यादा हो रहा है, अभी तो खर्चा ज्यादा नहीं करते ना। तो जब कोई पर्सन जैसे हम जैसे लोग मार्केट का डाउनफॉल देख के अपना जो सेविंग्स है और भी ज्यादा चीप हो जाते हैं, तो दैट टाइम दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर इकोनॉमी, लाइक इकोनॉमी फॉर एनी इकोनॉमी। यही बोला है इधर, आप अगर पढ़ सकते हो, detrimental of the it stated that the personal savings can be detrimental to economic growth during an economic recession. Individuals try to save more, which essentially leads to a fall in the aggregate demand and hence in economic growth। यही बोला मैंने आपको, जो बोला इसका इंग्लिश को यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेटो एफिशिएंसी। इट्स एन इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर इज जो वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर और विदाउट मेकिंग अदर आल्सो। अभी का जैसे कलयुग है, कैसा कहता मैं खुद के इम्प्रूवमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होगा, किसी और के मतलब डाउनफॉल से जितना होगा। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोफिटेबल एफिशिएंसी। इफ यू हैव टू स्टैंड अप, यू हैव टू डाउन अनदर गाय और अनदर कंपनी। यही बोला है कि अगर व्हेयर इट्स इकोनॉमिक सिचुएशन व्हेयर इट इज इम्पॉसिबल टू टेक मेक समवन बेटर विदाउट मेकिंग अदर आल्सो, ई पेरेटो एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज, ये दो आप याद रखोगे, that Adam Smith, also known as the father of the economics and the father of capitalism, and John Maynard Keynes, also known as the father of the macroeconomics। तो इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म का फादर कौन है? नाम एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट द स्टेट, हाउ स्टेट रेगुलेट इट्स मनी टू इंप्रूव इट्स इकोनॉमी। So that is called macroeconomics। Macroeconomics term given by John Maynard Keynes। So with this, now I am going to wrap up my class।
आपको अगर ये क्लास अच्छे से समझ आए तो कमेंट में प्लीज अपना मतलब कमेंट में जनाइए आप कैसा लगा ये क्लास। और अपकमिंग इन नेक्स्ट वीक आई विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस, लाइक इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमी, मतलब हमारा जो एनसीईआरटी का है उसका भी नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसका जो क्वेश्चन है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आइदर कम्युनिटी पोस्ट और आइदर टेलीग्राम पोस्ट कर दूंगा, तो वहां तक पढ़ सकते हो और अटेंड कर सकते हो। और अगर आपको अटेंड करना है किसी भी, आप कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन का जब क्वेश्चन बैंक आता है या किसी भी बुक जो आप पढ़ते हो उसके पीछे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो, आप अगर टेलीग्राम में, सॉरी इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज करते हो तो टेलीग्राम में कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।